हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। और आज हमें वीडियो बनाते बनाते मतलब थर्ड दिन है प्रैक्टिस सेट अपलोड करते करते, बिकॉज वीडियो तो बनाते काफ़ी समय हो गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आप पर डे देखा कीजिए जो कि आपके सारे एग्जाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीबीटी 2 इन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आपका एसएससी कैलेंडर जारी हो गया, उसे देख लें। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, उधर से देख लें। और सबसे पहले चलते हैं हम एक मोटिवेशन कोड पर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है, तो ये रहा आपका मोटिवेशन कोड। पढ़ते हैं इसको कि कोशिश ऐसी करो और इतनी ज़्यादा करो, इतनी ज़्यादा मात्रा में करो कि हार आपसे कहे मैं चलती हूँ, हार आपसे कहे कि मैं चलती हूँ, यहाँ तो सिर्फ जीत ही की ही जगह है। इसी का नाम है हौसला। ठीक है, इसे ही आप बनाए रखें हौसला को और मेरे साथ पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपका प्रश्न है सबसे फर्स्ट कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो आप जल्दी से जल्दी प्रश्न आंसर दीजिए कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, कांगो नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कांगो नदी हो जाएगी आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, बताइए। लिम्पोपो नदी हो जाएगी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और आपकी कर्क रेखा को काटने वाली नदी हो जाएगी माही नदी। कौन सी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। ठीक है, मैंने ऐसे याद नहीं की क्योंकि ऐसे याद रहता ही नहीं है। आप याद कर लीजिए, जैसे कर्क है, ठीक है, कर्क है और आपकी एक मकर है, मकर। ठीक है, और कौन सी है आपकी भूमध्य। ठीक है, भूमध्य जो रेखा है इसे हम 0 डिग्री भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। एक बार सोचिए, एलिजेशन से आप निकाल सकते हैं। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो क से क कट गया, म से म कट गया, यानी इन दोनों की तो ये हो ही नहीं सकती। तो जो लिम्पोपो बची है, ठीक है, ये जो नदी है वो किसकी हो जाएगी, मकर रेखा की हो जाएगी। लिम्पोपो जो नदी है वो किसकी हो जाएगी, मकर रेखा की हो जाएगी। और जो माही नदी है वो किसकी हो जाएगी, कर्क रेखा की। और कांगो नदी किसकी हो जाएगी, भूमध्य रेखा की। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कांगो नदी है जिसमें क है वो तो उसकी तो होगी ही नहीं, तो किसकी होगी, भूमध्य सागर की होगी, भूमध्य रेखा की होगी। ठीक है, कांगो नदी। और माही नदी है और जिसमें माँ आ रहा है तो माही नदी उसकी होगी नहीं। ठीक है, तो किसकी हो जाएगी, वो कर्क की हो जाएगी। ठीक है, और तो मकर की कौन सी रह जाएगी अब, लिम्पोपो नदी जो हो जाएगी आपकी मकर की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैंने इसी तरीके से याद किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पो नदी को कहा जाता है। किसको, पो नदी को कहा जाता है इटली की गंगा। ठीक है, और आपके जो इटली की जो कैपिटल है, वो राजधानी है, वो है रोम। कौन सी है, रोम। और रोम की जो मुद्रा है, मतलब इटली की जो मुद्रा है उसका, मुद्रा का क्या नाम है, यूरो। कौन सी मुद्रा है वहाँ की, यूरो मुद्रा है। ठीक है, और जो इटली है वो किस नदी के पास बसा हुआ है, यानी जो रोम शहर है वो किस नदी के पास बसा हुआ है, वो टाइवर नदी के पास बसा हुआ है। ठीक है, और टेम्स नदी के पास लंदन बसा हुआ है। लंदन किस नदी के पास है, टेम्स नदी के पास बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भूकंप की कौन सी तरंग होती हैं। जो भूकंप की तरंग होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो बताइए, PSL या ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी आपकी भूकंप की तरंग हो जाएंगी। ठीक है, P जो होती है ना प्राथमिक तरंग बोलते हैं, क्योंकि जब ये सबसे पहले भूकंप आने की जब संभावना होती है सबसे पहले यही तरंग उभरती हैं। ठीक है, यही तरंग उभरती हैं और भूकंप का प्रकोप बनाती हैं, तभी भूकंप आता है। ठीक है, और सेकंड होती हैं आपकी S। कौन सी होती है, S होती हैं, जिन्हें गॉड तरंगे कहते हैं। क्या बोलते हैं, गॉड। और जो एल होती हैं उसे बोलते हैं लव तरंगे। क्या बोलते हैं, लव तरंगे बोलते हैं। जिन्होंने इनका मतलब आविष्कार किया था उनका भी नाम लव से ही कुछ था, तो इसलिए जो तरंगे हैं लव तरंगे नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो गति है वो तीव्रता की जस्ट अपोजिट है। देखो, पी की जो गति है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एस की होती है, उसके बाद एल की होती है। ठीक है, गति। लेकिन तीव्रता पूछी जाए तो जस्ट इसका अपोजिट होती है। तीव्रता सबसे ज़्यादा एल की होती है, उसके बाद एस की, और उसके बाद सबसे कम होती है पी की। ठीक है, सबसे ज़्यादा एल की होती है, उससे कम एस की, उससे कम पी की होती है। समझ में आया, जिसकी गति ज़्यादा उसकी तीव्रता कम होती है। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पी को प्राइमरी बोलते हैं यानी प्राथमिक। नेक्स्ट चलते हैं कि ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है।
तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है? आंसर दीजिए, जो ग्रीनलैंड द्वीप है किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक, प्रशांत और अंटार्कटिक और आर्कटिक। ठीक है, आंसर दीजिए, तो किस महासागर में स्थित है? सबसे पहले तो ये देखिए महासागर कितने हैं। तो विश्व में कुल 5 महासागर हैं। कौन कौन से आपके? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आपका आर्कटिक महासागर है। ठीक है, और बताइए, ये वाहक सागर हैं आपके। ठीक है, इनमें जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पे स्थित है? आपके आर्कटिक सागर में स्थित है। कहाँ पे? आर्कटिक सागर में स्थित है आपका द्वीप। ठीक है, कौन सा? आर्कटिक। और सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो आपका प्रशांत महासागर है, और जो हमारे भारत का जो नाम लिखा गया है वो एकमात्र सागर है, महासागर, हिंदू महासागर। ठीक है, हिंदू महासागर वो हमारा भारत को जो नाम है वो इसी पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि यू आकार की घाटी पाई जाती हैं। तो यू आकार की जो घाटी हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? बताइए, वो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती हैं? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने बुध ग्रह का जो एक दिन है वो पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 दिनों के बराबर होता है। या क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, जो बुध है वो जो सूर्य ग्रह है उसकी, यानी सूर्य एक तारा है, बुध एक ग्रह है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो बुध है वो सूर्य के जो परिक्रमा करता है वो 88 दिनों में करता है। वहीं पूछ लिया जाए आपका जो पृथ्वी है वो सूर्य के परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में ये पूरा करती है। वहीं पूछा जाए कि शुक्र कितने दिनों में पूरा करता है? तो 224.7 दिन में पूरी करता है शुक्र सूर्य की परिक्रमा। ठीक है ना। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्यों चमकता है सबसे ज़्यादा और क्यों चमकीला माना जाता है। सांझ का और भोर का तारा भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य के निकटतम सेकंड यानी दूसरा तारा कौन सा है? ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। ठीक है, और सबसे निकटतम कौन सा है? आपका बुध है। ठीक है, इनके उपग्रह नहीं है, क्योंकि मतलब सूर्य के प्रकाश से इनके उपग्रह रहे ही नहीं है, बचे ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। जो नीदरलैंड है वो संसार का सबसे बड़ा और उत्पादक देश है नीदरलैंड। ठीक है, और उत्पादक के साथ साथ ये निर्यातक भी है। ठीक है, उत्पादक के साथ साथ ये निर्यातक भी है, यानी देशों को बेचता भी है। ठीक है, सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और जो आपका इटली है वो किसके पास बसा हुआ शहर है? टाइबर नदी के पास। और जो लंदन है वो टेम्स नदी के पास बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसका सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? आपका नौरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश हो जाएगा नौरू। और महाद्वीप कितने होते हैं आपके? कॉन्टिनेंट कितने होते हैं आपके? 7 होते हैं। ठीक है, नौरू हो गया आपका सबसे छोटा। अगर यही पूछ ले जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वहाँ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका चीन। ये जो है चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए हमारे एशिया में ही हमारा भारत पड़ता है। ठीक है, और सबसे छोटा पूछा जाए तो आपका मालदीव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं हम न्यूमिस्मेटिक, यानी सिक्कों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? न्यूमिस्मेटिक शाखा में करते हैं। वहीं हम पूछा जाए कि मृदा का अध्ययन कहाँ क्या कहलाता है? पैडोलॉजी। क्या कहलाता है? पैडोलॉजी कहलाता है। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए आपका कॉस्मोलॉजी किससे संबंधित है, तो किससे? ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है वो कॉस्मोलॉजी में ही किया जाता है। और जो हम संख्याएं जो लिखते पढ़ते हैं उनका जो अध्ययन है वो न्यूमेरोलॉजी में किया जाता है। किसमें? न्यूमेरोलॉजी में किया जाता है संख्याओं का अध्ययन। समझ में आया? न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का, और जो संख्या वगैरह होती है न्यूमेरोलॉजी, और मृदा का आपका पैडोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CD डुबे। किसने की थी? CD डुबे ने की थी। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज आपके विलियम हार्वे ने की थी। हरगोविंद खुराना ने आपके आनुवंशिकी कोड की खोज की थी। किसकी? आनुवंशिकी कोड की हरगोविंद खुराना ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की थी। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि विषाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, और इसके अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? ठीक है, ये मेरा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी।
नेक्स्ट आपका जुड़वा खनिज नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुड़वा खनिज के नाम से जिंक और सीसा को जाना जाता है। जिंक और सीसा को ही जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट तांबा और जस्ता यानी पीतल जो बना होता है, यानी पीतल को याद कर सकते हैं पिताजी। पी से हो गया आपका पीतल, ता से हो गया तांबा, जस हो गया जस्ता, यानी जो पीतल होता है वो आपका किस मिश्रण से बना होता है? तांबा और जस्ते के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पे पूछ लिया जाए कि जो आपका कांस्य होता है यानी ब्रास जो होता है, यानी ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल वगैरह सुना होगा आपने, वो किससे बना होता है? तो वो तांबा और जस्ता में 3 मिला दिया जाए आपका तो ब्रास बन जाएगा। अगर तांबा और जस्ता में निकल बना दिया जाए तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। जर्मन सिल्वर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 0% होता है, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किस क्रिया के कारण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशकत्व क्रिया के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। लाइनटीन वगैरह होती है या कोई दीपक वगैरह है ना, इसीलिए जलती है। आगे चलते हैं, मूल रंग कहलाते हैं। तो मूल रंग कहलाते हैं आपके नीला, कौन कौन से कहलाते हैं आपके? लाल, हरा, पीला या नीला, लाल, हरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नीला, लाल और हरा ये आपके प्राथमिक या मूल रंग कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि कपड़ा सुखाने दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है किस बल पर? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है? अपकेंद्रीय बल पर निर्भर करती है। वहीं पूछ लिया जाता है कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत का एक उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसे साइकिल का मुड़ना। जैसे हम साइकिल जो मोड़ते हैं वो किस बल पर कार्य करता है? वो अपकेंद्रीय बल पर, किसी केंद्र से मोड़ते हैं नहीं, तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। और पास्कल जो सिद्धांत है आपने देखा होगा, ऑटोमोबाइल की जो हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह होती हैं, ऑटोमोबाइल, ठीक है, उनकी हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह होती हैं, उनमें ये पास्कल सिद्धांत का काम होता है। और रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट गति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को किस में घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है। सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है। अब मेरा प्रश्न है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण का जो फॉर्मूला है मेरे को बताइए। नेक्स्ट है आपका कि मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो वैसे आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को। ठीक है, आगे जो ऑप्शन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 में आपके सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में आपके जो सिक्किम है 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। और 56वां संविधान संशोधन 1987 के अकॉर्डिंग गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, और इनको मुक्ति जो पुर्तगाली थे उनसे कब मिली थी? 19 दिसंबर को मिली थी, 19 दिसंबर 1987 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही प्यारे प्रश्न है। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा आपके सिक्किम को जोड़ा गया और 56 गोवा को जोड़ा गया। नेक्स्ट है आपका कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रपति जो शासन है वो आपके अनुच्छेद, वो आपके आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है। वहीं आपका राष्ट्रीय आपात यानी जो वहाँ जो आक्रमण होते हैं, ठीक है, सशस्त्र बल के जो आक्रमण होते हैं उनसे बचाव के लिए, यानी राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में, किसी राज्य के किसी भी भाग में, कहीं पर भी वो राष्ट्रपति आपातकालीन लगा सकता है। ठीक है, और जो 360 आपका वो वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात से संबंधित है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति 352 और वित्तीय शक्ति आपके 360 में। अभी तक पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सा ऐसा शासन है जो अभी तक नहीं लगा है? तो वित्तीय शासन है, फाइनेंशियल। ठीक है, यानी 360 वाला अभी तक नहीं लगा है बिल्कुल भी। ठीक है, और आपका पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो राष्ट्रपति शासन वो 126 बार लग चुका है। और सबसे पहला कहाँ लगा था? ये सबसे पहला कहाँ लगा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। चलो मैं बता देती हूँ, आपका 1951 में लगा था और पहला राज्य आपका पंजाब था। ठीक है, और 126वां जो था वो कहाँ लगा था? महाराष्ट्र में लगा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 में है। और ये कहाँ पर लागू है? अभी गोवा में है, क्योंकि गोवा में ही समान नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अभी लागू है। गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ ये
आर्टिकल अभी भी मौजूद है, ये लागू है। ठीक है, 123 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। वहीं पूछ लिया जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी करता है, तो 213 के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, और 110 आपका दल बदल से संबंधित है, यानी धन विधेयक से संबंधित है। 112 आपका वित्तीय विधेयक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो जापान का जो मैनचेस्टर है वो ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका को कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर। वहीं पूछा जाए आपको कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, जो कि साबरमती नदी किनारे है। अगर पूछा जाए जो मैनचेस्टर है भारत का, वो दो पार्टों में डिवाइड है, एक तो उत्तरी भारत और ये हो जाएगा दक्षिणी। अगर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका कानपुर। अगर वहीं पूछ लिया जाए आपका कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कोयम्बटूर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रेडियो तरंग परिवर्तित होती हैं, तो रेडियो तरंग आपकी परिवर्तित होती हैं आयनमंडल से। कहाँ से? आयनमंडल से। पूछा जाता है क्वेश्चन कि वायुमंडल की कितनी परत होती हैं, तो वायुमंडल की आपकी 5 परत होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट होती है आपकी क्षोभ मंडल, उसके बाद होती है ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं उसको, फिर उसके बाद होती है समता मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद होती है मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर होती है, फिर आयन मंडल होती है। ठीक है, फिर होती है बहिर्मंडल। ठीक है, उसकी अभी तक पता नहीं है कितना दूर तक है, वो नहीं पता है। पूछ लाया जाता है एक प्रश्न है आपका कि हवाई जो जहाज हैं वो कौन से परत में चलाए जाते हैं, कौन से मंडल में, तो समता मंडल में चलाए जाते हैं। और जो बारिश वगैरह जो होती है वो मौसम किस मंडल पर निर्भर करता है, वो क्षोभ मंडल पर निर्भर करता है। ठीक है, और रेडियो तरंग किसके द्वारा आती हैं, जैसे हम टीवी वगैरह चलाते हैं, ठीक है, वो जो रेडियो तरंग होती हैं वो आयन मंडल से ही कनेक्टेड होती हैं। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से ये प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा किस से लगती है, यानी किस देश से लगती है, तो भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा आपके अफगानिस्तान से लगती है। किससे लगती है? अफगानिस्तान। और बांग्लादेश से सबसे बड़ी सीमा लगती है, यानी भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। और कितनी लगती है? 4096। किससे लगती है? 4096। और अफगानिस्तान से कितनी लगती है? 106। कितनी लगती है? 106 लगती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि भारत की पहली फ्लाइट कमांडर कौन है, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है, तो भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है आपकी? सालिजाद धामी। कौन है? सालिजाद धामी है भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। जो सोमा मंडल हैं वो कौन है आपकी? सेल की महानिदेशक हैं और पहली महिला हैं ये भी। ठीक है, सोमा मंडल किसकी हैं? सेल की हैं। सेल की फुल फॉर्म बताइए मेरे को। शिवांगी सिंह कौन है? चलो आगे बताते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक मिनट, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो हैं वो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। और वो क्वेश्चन क्या था आपका? फ्लाइट कमांडर था, और ये कौन है? फाइटर। ठीक है, और जो आपका जो शिवांगी जोशी हैं ये रह गई, इनको बता देते हैं, ये नौसेना की हैं। फ्लाइट कमांडर कौन है? नौसेना की हैं फ्लाइट पायलट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओंकोजा। ठीक है, नागोजी ओंकोजा इवेला। कौन है? नागोजी ओंकोजा इवेला, ये WTO की पहली महिला निदेशक हैं। किसकी? WTO की पहली महिला निदेशक हैं नागोजी ओंकोजा इवेला। इसकी स्थापना WTO की कब हुई थी? 1995 हुई थी। कितने देश हैं? 164 हैं। ठीक है, सोमा मंडल आपकी सेल से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और कमला हैरिस कौन है? आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस की हैं, और किस देश में है? अमेरिका। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 से किसे नवाजा गया? ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 से आपके प्रधानमंत्री को नवाजा गया। ठीक है, 2019 में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जायद। अच्छा, आप बताइए कि जो फिलहाल में मतलब कल परसों में जो मिला है आपका, भूटान ने जो दिया है, उस अवार्ड का नाम क्या है? मिला तो प्रधानमंत्री जी को, उस अवार्ड का नाम क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओमान ने किस तूफान का नामकरण किया था? तो ओमान ने आपके यास तूफान का नामकरण किया था, जिससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है आपका? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तौकते तूफान का जो नामकरण है वो आपका म्यांमार ने दिया था। निसर्ग तूफान का नाम आपके बांग्लादेश ने दिया था। और गुलाब जो है इस तूफान का नाम आपके पाकिस्तान ने रखा था, आपका पड़ोसी पाकिस्तान ने रखा था। और शाहीन उसका नाम किसने रखा था? आपके कतर ने रखा था। ठीक है, बताइए जावेद जो है तूफान का नाम किस देश ने किया था इसका नामकरण? नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना
किस राज्य की है? तो मुख्यमंत्री आपके द्वारा योजना आपके मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश यानी एमपी की है। बताइए एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? नेक्स्ट है आपका कि चापचार कूट त्योहार, चैपचार नहीं है ये, चापचार कूट त्योहार 2020 कहाँ मनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? ऑस्ट्रिया यानी वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है ओपेक। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय हेडक्वार्टर जिनेवा में आईएलओ का है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका फ्रांस में इंटरपोल है, उसका फ्रांस में है मुख्यालय। नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत आपकी कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को की गई थी। और ये किससे संबंधित है? आपके वित्त मंत्रालय से संबंधित है। किससे? वित्त मंत्रालय से। और इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में से कम एक बैंक में खाता होना चाहिए। ठीक है, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक में खाता होना चाहिए। और ये 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोल चुके हैं। ठीक है, और इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, ठीक है, 3 लाख रुपए का जीवन बीमा, ये सब इसका लाभ है। ठीक है, तो कब स्टार्ट की गई थी? 28 अगस्त 2014 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है आपका कि भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का जो वर्ड्समैन है आपका डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को आपका क्या कहा जाता है? कल बताया था मैंने, क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। दादा भाई नौरोजी पारसी हैं, इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि मिसाइल वोमैन के नाम से कैसे जाना जाता है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने तो बहुत कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी वीडियो बने, पर मनीष कुमार आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आप सोचिए ये इतने सारे प्रश्न हैं वो कितने समय में हो जाएंगे? अभी तक तो आपने 1 घंटे 2 घंटे क्लास ली होंगी, नहीं कहीं ना कहीं सर की ली होंगी। अभी तक क्या किया? वैसे मैं बोलूँगी गलत लगेगा आपको, है ना? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक के साथ 4 प्रश्न हैं, चारों का आपको देखेंगे, अगर पर डे देखेंगे तो कब तक याद नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए पर मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको ये मेहनत दिखती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।